सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 5 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस में। वेलकम एवरीवन इन टुडेज द हिंदू एनालिसिस। लेट अस बिगिन। पहले पेज में हमारे सामने जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो पहला आर्टिकल है कतर को लेके। 8 इंडियंस गेट 60 डेज टू कंटेस्ट कतर जेल टर्म्स। जो हमारे इंडियन नेवी के अधिकारी हाल ही में पिछले अगस्त महीने में अरेस्ट हो गए थे, फिर गुमनामी में उनको कैद में रखा गया। ठीक है, बहुत समय के बाद ये इत्तला की गई गवर्नमेंट को कि हमने आपके 8 नागरिकों को, एक्स नेवी पर्सनल को अरेस्ट करा है जासूसी के ग्राउंड्स पे। ठीक है, आज जाके जब डिप्लोमेसी के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने कतर किंग से और जो भी करा होगा एक रास्ता निकाला और आज स्थिति ये आ गई है कि 60 डेज का उनको प्ली बार्गेन करने का समय दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी राहत है, एक ओपन विंडो मिली है हमको कॉन्टेस्ट करने के लिए अपने लीगल राइट्स को भी। मगर थोड़ा सा इसमें जो हमारे सामने मुसीबत हल्की सी है कि देखिए किसी भी देश में ना बहुत चीज़ों की मतलब बरी हो जाएंगे आप, बहुत चीज़ों में बरी हो सकते हैं आप, बट जो जासूसी होती है ना, स्पाई, ये बहुत ही टिपिकल केसेस होते हैं, रेयर केस में ही कुछ हो पाता है। देखते हैं क्या रहता है। जैसे हमारे कुलभूषण जाधव जी हैं, वो आज तक बंद ही हैं। ठीक है, तो लेट अस सी, वी आर पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन। इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। 30 अगस्त को अरेस्ट हुए थे, 26 अक्टूबर को कोर्ट फर्स्ट सेंटेंस ऑल ऑफ देम टू डेथ, और 28 दिसंबर को कतरी एपीलेट कोर्ट ड्रॉप्स द डेथ सेंटेंस। ठीक है, एपीलेट कोर्ट ने सेंटेंस ड्रॉप कर दिया था जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना इसमें इंटरवीन हुई थी। अगली खबर हमारे यहाँ पे ईरान में जो हाल ही में अटैक हुए थे उनको लेके है। बहुत लोगों की जान गई है, बहुत दुखद ही घटना है। चलिए आगे आते हैं। आप लोग पुरानी वीडियोस को भी देखते रहा करिए। हर दिन आर्टिकल में जो डिस्कशन होता है, अगर आप उससे रेगुलर अपडेट रहेंगे तभी आपको एक जो माइंड में कंटेंट बिल्डिंग होता है, जो अक्सर हमको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलता है कि हमारे अंदर वो लिखने के लिए पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर लिखने के लिए कंटेंट नहीं आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे करोगे, मेरी या किसी और की, किसी की भी। ठीक है, आगे ट्यूटोरियल पे आते हैं। पहला आर्टिकल है शील्डिंग से भी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में से भी और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, इसको लेकर आर्टिकल है। The Supreme Court of India's ruling on batch of petitions filed in the wake of US-based short sellers' allegations of malfeasance, including stock price manipulation at Adani Group of companies, has squarely tossed the ball back to the markets regulator court. The court has opted to subordinate petitioners' entities to protect larger public interest to its fairness substitute its own wisdom over the regulatory policies. सुप्रीम कोर्ट ने जितनी पटिशन वगैरह उनको डाली गई थी वो उन्होंने घुमा फिरा के जो सेबी को ही कह दिया है कि भैया आप देखो, अपनी मार्केट आप संभालो। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी करा है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और ख़ासकर मार्केट केसेस में नॉट पॉसिबल। तो सेबी ही वैसे देखेगा कि क्या एलिगेशंस हैं मार्केट मैनिपुलेशन के XYZ, और उस पर अपना एक्शन लेगा। हालांकि सेबी भी क्लीन चिट देने को बैठा ही है। सेबी has prima facie conducted a comprehensive investigation that inspires confidence and that the facts of this case do not warrant a transfer of investigation from सेबी। है ना, सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी और सेबी ने कहा था कुछ खास ज़रूरत नहीं है। prima facie नो डेलिबरेट इनएक्शन ऑफ inadequacy was found, और ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो रिपोर्ट में तमाम बातें करी गई हैं। ठीक है, बाकी इसमें यही सब कहा के आप पढ़ लेना, कुछ खास आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा। चलिए हम अपने एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल हमारा यहाँ पे है सिविल सोसाइटी अंडर
seas in India. A free civic space regulated under the constitutionally guaranteed principles. In the essence of democracy, India is lucky to have an unusual, diverse and vibrant सिविल सोसाइटी. हमारे भारत में समाज बहुत ही विभिन्न है और समाज में मल्टीकल्चरलिज्म के रूप में बहुत चीज़ें मौजूद हैं. However, constitutional freedoms are themselves under siege. It will be important to recognize and protect these freedoms by social and political forces who repose their faith in the constitution. ठीक है. The anti-communal and progressive civic space is under the most serious attack by the state. थोड़ा सा हमारे जो ऑथर हैं अभी एक्सट्रीमिस्ट मोड पे चल रहे हैं. ठीक है. The scale of attack. We explored the range of instruments deployed by the state to limit the civic space of 15 organizations, small and big, relying on domestic and foreign donations. These organizations include well known. देखिए अब यहाँ पे जो मुद्दा अब निकल के आ रहा है कि ये जो हमारी NGOs वगैरह पे गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रोल एक्ट के माध्यम से, है ना, FCRA मनी लॉन्ड्रिंग को लेके एलिगेशंस लगाए थे, डोनेशंस को लेके. गवर्नमेंट का ये मानना है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो फॉरेन डोनेशन तो ले रही थी सो कॉल्ड अच्छे कामों के लिए, मगर उन्हें गलत काम में लगा रही थी, या फिर ये तो बहुत दूर की बात है, गलत काम का तो जिक्र भी नहीं करा रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन डोनेशंस का तो अंबार लगा है इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास, डिस्क्लोज ही नहीं करा है. The organizations we studied were viewed as being either neutral, moderate, or strong regarding their views on minority rights, Dalit rights, Adivasi rights, and equity promotions. Our findings suggest that the organizations that were actively fighting against communalism were the most significantly under attack. बेसिकली ऑथर कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल है या XYZ हैं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास कर रही है. ऐसा ये ऑथर साहब कह रहे हैं. Moderately attacked institutions are those whose activities have been severely curbed because of the multiple attacks by the state. These organizations have almost come to a grinding halt. They include the Center for Policy Research, CPR, our NGO with the American funding. वही अब एक ही बात है कि बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको गवर्नमेंट ने अभी ऑब्जेक्ट भी करा था उनके काम करने के तरीके को लेके. The current chair of Economic Advisory Council to the Prime Minister and Deputy Chairman of Niti Aayog, chaired by the Prime Minister, are both from the CPR. One of the allegations against the CPR appears to be that it had some connection with the Adivasi right movement that impacted the mining interest of the tycoon Gautam Adani. अब देखिए गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है उसको लेकर हर किसी के व्यू होते हैं. अब किसी के व्यू ये हैं कि उन NGOs को भी टारगेट करा गया है जो गवर्नमेंट के बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ मैच नहीं कर रही है. ठीक है, आ जाते हैं. A range of instruments. We now turn to the variety of instruments that are being deployed. Attacks with penal consequences that can lead to imprisonment are charges of money laundering and investigations. जैसे मैंने को बताया कि गवर्नमेंट ने बहुत एक्ट्स के अंदर डिसीजन लिया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके लिया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को लेके लिया है. ठीक है, फॉरेन फंडिंग जो होती है आपकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर्ड है. ठीक है, द एविडेंसी एरा लॉ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA कहते हैं साथियों. FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन मतलब जो फॉरेन से हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं डॉलर्स में, यूरोज़ में, उसका रेगुलेशन इंडिया में कैसे हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस रूप में उसका यूटिलाइजेशन कर रही है, और जो भी काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखे हर चीज़ का कि कितना पैसा कहाँ पे लगाया, उससे समाज में वेलफेयर क्या हुआ है, ना कि उसको अनडिस्क्लोज रखे या फिर उसको कहीं और डाइवर्ट कर दे पैसे को. मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं उसे हम साथियों. आ जाते हैं. Under the FCRA, the Central Bureau of Investigations too is empowered to investigate NGOs and their personnel with lethal impact. For example, the CBI has filed supplementary charge sheet against Amnesty India and a chair of the board, Akar Patel. Such an action can have penal consequences and the judicial process itself is punishment. मतलब देखिए गवर्नमेंट जिन जिन कानूनों में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो बड़ा ख़तरनाक है ना, उम्र कैद तक की सज़ा है उनमें. डोमेस्टिक फंडिंग ऑफ अ नॉन एंटी कम्युनल NGO is under siege. Section 12A and Section 80G of the Income Tax Act provides tax exemptions for NGOs and donors. Respectively, the 2020 amendments now made
renewals of 12A and 80G certificates mandatory every 5 years, and donor data including their PAN card numbers must be made available to the Ministry of Finance। तो नए नए नियम लाए गए कि भैया आप जिनसे भी डोनेशन ले रहे हो उनका भी डिटेल रखो रिकॉर्ड में, उस व्यक्ति का पैन नंबर रखो या फर्म का पैन नंबर रखो, आप जो फर्म है उसका पैन नंबर रखो। ये सब नियम हैं ताकि जो भी पैसा आ रहा है उसका गवर्नमेंट देख सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, असेसमेंट कर सके। चलिए, these provisions enable the state to intimidate domestic donors who wish to fight communalism and crony capitalism। मतलब गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का स्टैंड यही होता है कि वो रेगुलेट करना चाह रही है चीज़ों को, और जो भी NGOs होती है उनका ये कहना है कि भैया इससे जो लिबर्टी है वो ख़त्म हो रही है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। चलिए आ जाते हैं, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड द केरला वे। फिर से एक और आर्टिकल है तेजेंद्र सिंह पनवार जी का। यहाँ पे उन्होंने अर्बन कमीशंस की बात करी है। As 24 begins, there is some good news in the urban spectrum. After almost 38 years, there is another urban commission, this time in state of Kerala. The first, that is the National Commission on Urbanization। मतलब देखिए अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के लिए एक कमीशन बनाया गया है जो बहुत सारे आयामों पर अपनी रिसर्च करेगा, अध्ययन करेगा, ताकि और बेहतर डेवलपमेंट हो सके क्षेत्र विशेष का। पहली बार ये हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी के दौरान हुआ था, जिसमें चार्ल्स कोरिया जी ने हेड करा था इस कमीशन को। However, with the assassination of Rajiv Gandhi, some of the important recommendations were not taken into consideration। आ जाते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हम जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, आप बताओ। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन। आ जाते हैं, क्यों ज़रूरत है अर्बन कमीशन की, वाई। करेंटली मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज़। हम जानते हैं कि लगभग 56% लोग शहर में ही रहते हैं, और जब शहर में ही रहते हैं, when the capital was written by Marx, जो कैपिटल किताब है, and cities were considered to be centers of industrial production and capital accumulation। और शहरों को मार्क्स साहब ने कहा भी है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक विकास की इकाइयां हैं, और धन, कैपिटल एक्यूमुलेशन के ये इंजन्स हैं। दे वर जस्ट ओवर 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन सेंटर्स। अब मार्क्स साहब ने जो ये बयान दिया था ये अपनी कैपिटल किताब में, उस टाइम पे मात्र 5% लोग शहरों में रहते थे, और आज अब देखिए कितना ग्रोथ हो गया है कि आज 56% लोग शहर में रहते हैं। The process of urbanization has led to phenomenal changes across the world. Not only has it impacted the climate change, but has also created a spatial and temporal changes, such as massive land use, building typologies, inequitous cities, and duality, etc. Post-independent India has witnessed two stark periods of development। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से हमने विकास को लेके दो काल देखे हैं। नेहरूवियन काल, जो नेहरूवियन पीरियड था, है ना, जिसमें हमने लगभग 30 साल तक बहुत सी नई चीज़ें देखी। हमने हमने मेगा प्रोजेक्ट्स को देखा, हमने डैम्स को देखा, हमने बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को देखा। ठीक है, आ जाते हैं। Manufacturing did not remain the central pivot of driving migration to cities, as it fell miserably and new areas were opened up. The cities still drew millions into its fold, and the informal sector taking center stage, and the urban plans failing miserably. The period of 1990s is the one where the abject privatization of cities began, and global cities were image on which the development process was built। है ना, अब 1990 के बाद से कंपनीज आना शुरू हुई, MNCs आना शुरू हुई, एक प्राइवेटाइजेशन वाला सिनेरियो बनना शुरू हुआ। मास्टर प्लान्स वर हैंडेड ओवर टू लार्ज पैरास्टल्स एंड बिग कंसल्टेंसी फर्म्स वर हायर्ड टू ड्रॉ सच प्लान्स। ठीक है, मतलब एक नए सिरे से शहरों के विकास को लेके चीज़ें होना शुरू हो गई थी। यहाँ पे जिक्र करा है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के बारे में भी, जो कि अब आपका स्मार्ट सिटी मिशन हो गया है।
It is in this background that Urban Commission formed in the 1985 has to be revisited and relooked. हमें अब जो 1985 में हमने अर्बन कमीशन बनाया था उसको हमें एक और बार देखना चाहिए, ठीक है। अब हालांकि देखिए अर्बनाइजेशन को लेके भारत सरकार ने भी तो कितने काम करे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अमृत मिशन को लॉन्च करा है ना, वही हमारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च है। शहरों को बेहतर करा जा रहा है, शहरों को और अच्छे से बनाने का, एक्सेसिबल बनाने का प्रयास करा जा रहा है ना। आपका हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सभी अर्बनाइजेशन के पार्ट हैं। अगर आपको अर्बनाइजेशन में मेंशन करना पड़ जाए चीज़ों को तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हो। आइए, it is in the light that formation of Kerala Urban Commission was being seen. Kerala has adopted its Urban Policy Commission initiative that should address these complexities. Some of its members include M. Satish Kumar, an urban professor from Dublin, Janki Nair, an historian, and K.T. Ravindran, a professor in New Delhi. अच्छा, हमको अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है, क्षेत्रों में शहरों को ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है, इज़ हायर एजुकेशन आउट ऑफ टच विद स्किल रिक्वायरमेंट्स इन द जॉब मार्केट। ये हमने कल भी एक आपका आर्टिकल डिस्कस करा था, आप इसको देखिए कि कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का जो स्किल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट है उसमें गैप है। स्किल ओरिएंटेशन और जो एजुकेशन इम्पार्ट करी जा रही है उसमें एक गैप है, तभी इंडस्ट्री में उस तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है या वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन सॉर्ट ऑफ है, हैज़ ऑनलाइन लर्निंग इम्पैक्टेड एम्प्लॉयबिलिटी। तो संतोष मल्होत्रा साहब कह रहे हैं, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द एम्प्लॉयबिलिटी व्हाइल बिफोर द क्रेज फॉर ऑनलाइन लर्निंग टू ऑफ। It is important to understand that those who have acquired or are acquiring higher education are those who belong to at least top 20-30% of the income distribution. So they are relatively well off. A vast majority of the countries you don't even manage to enter the higher education. Higher education enrollment rates are still about 27%. देखिए जो जितनी उच्च शिक्षा वाले कोर्सेज हैं उसमें मात्र 27% लोग इस समय एनरोल्ड हैं। तो महंगे भी होते हैं, हर किसी की आपकी इनकम भी नहीं होती है इतनी कि वो पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अमंग दी पोस्ट ग्रेजुएट्स इट इज़ यूज टू बी 18%, ठीक है ना, जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है आपका, है ना। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ग्रेजुएट्स 20% है, जो कि 34% हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट्स का 34% हो गया था 2021 में, 34%। और पोस्ट ग्रेजुएट में जो एक ज़माने में 18% था वो 2021 आते आते 37% हो गया था। ये जो गैप है, जो एजुकेशन इम्पार्ट करी जा रही है और जो मार्केट डिमांड है, ये गैप अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दे रहा है। स्किल नहीं प्रोवाइड हो रही है, मार्केट ओरिएंटेड स्किल। A major reason for this was the massification of higher education between 6 to 18. Because of this, the number of private colleges grew and the quality deteriorated. बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए और क्वालिटी में बिल्कुल गिरावट आ गई थी। आगे देखते हैं, फुरकान कमर साहब क्या कह रहे हैं। Yes, educated people are not getting jobs and therefore unemployment is an issue. But if graduates are not getting jobs in India, that could also be because the economy is not creating any jobs. तो फुरकान कमर साहब एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। फुरकान कमर साहब कह रहे हैं कि मार्केट में नहीं है अभी ज़रूरत किसी को, तभी डिमांड आ ही नहीं रही है इतनी, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग डिड कॉज लर्निंग लॉसेस। वी मीट स्टूडेंट्स हु से दैट दे मिस अ लॉट while studying in the online mode of education. There were learning deficiencies. Okay, आगे देखते हैं। You said that economy is not creating jobs. Agriculture is still in the largest employment providing sector, and the share of manufacturing sector is providing jobs is coming down. तो इसमें हमारे जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप करा। तो फुरकान साहब ने कहा, एग्रीकल्चर इन इंडिया रिमेन्स लार्जली कन्वेंशनल। एग्रीकल्चर भले ही नौकरी दे रहा है
बट वो एक पुराना सोर्स है, वो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें नहीं हो सकता है। आप जो तरीके हैं एग्रीकल्चर करने के, द मोड ऑफ डूइंग द फार्मिंग, आप उसको हाईटेक कर सकते हो, बट वो लार्ज मास को सपोर्ट नहीं कर सकता है। So I don't see mainstream graduates joining agriculture professions, but most jobs such as delivery boys are not preferred jobs for educated people. Although in the absence of jobs, they might be found in these jobs. Higher education institutions are essentially knowledge institutions. When they create new knowledge, it leads to development of new technologies. फुरकान साहब ने कहा है कि भैया जो मार्केट के हिसाब से एग्रीकल्चर तो पीछे चले जाएंगे हम, जरूरी है, बट वो जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। संतोष जी क्या कहते हैं, देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद द हायर एजुकेशन सेक्टर। वन, आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी इज ओनली 0.7%। देखिए इसमें संतोष जी ने कहा है कि सिर्फ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.7% खर्च कर रहे हैं जीडीपी का। मतलब कि हम खुद ही रिसर्च पे काम नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे चीज़ों को, है ना। हालांकि हाल ही में गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिशन लॉन्च करा है। आप लोग बताइए मिशन का नाम क्या है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बिल्कुल नई बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च करा है। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर अकाउंट्स फॉर 70% टोटल R&D एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली स्मॉल। प्राइवेट सेक्टर में तो इतना रिसर्च होता भी नहीं है, क्योंकि फंडिंग वगैरह कहाँ से रखेंगे इतनी। पब्लिक में होता ही है, जैसे कि आपके जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे होता भी है, तो भी 70% ही वो पूरी रिसर्च का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि जीडीपी का 0.7% है। समझ रहे हैं आप जो ऑथर साहब कहना चाह रहे हैं। चलिए आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। दिस इज बेसिकली क्वालिटी को लेकर बात हो रही है यहाँ पे। द ओनली वे गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन दैट कन्वर्ट्स पेशेंट्स और रिसर्च साइंटिफिक पेपर्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। अब देखिए रिसर्च वगैरह हो भी रही है तो हम उसे फाइनल प्रोडक्ट में बनाना ज़रूरी है, हमें उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। फाइनली अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री स्टिल डज नॉट हैव एनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, ऐसा इनका कहना है। यंग एजुकेटेड रिसर्चर्स आर अब्सॉर्ब्ड इन हाई वैल्यू सर्विसेज। These are 800 multinationals which have set up by the global hubs for research here. तो क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा ये ना कॉन्वर्जेशन के रूप में बहुत सी बातें उन्होंने डिस्कस करी हैं। मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहूँगा, आप लोग खुद से भी अध्ययन करिएगा बचे हुए पार्ट का, ये प्लीज़ आप खुद से पढ़िएगा, है ना। हम चाहते हैं कि आप लोग पहली बात तो पेपर पढ़ने का डर ख़त्म हो कि पेपर पढ़ा कैसे जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़ने का प्रयास करें, है ना। चलिए आ जाते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, कुछ खास नहीं है, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। लीव इट, नथिंग इंपॉर्टेंट हेयर। यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम को लेके ज्वेलरी पे गवर्नमेंट ने अपना निर्णय लिया है। ये आप देखिएगा ECGC क्या है, ये हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, आप चाहे वेबसाइट पे जाके विजिट कर लेना। ECGC क्या होता है आप खुद से रिसर्च करो, आप इसके नोट्स बनाओ। ये डिसीजन गवर्नमेंट क्या ले रही है ये तो बदलता रहेगा, आज ज्वेलरी पे ले रही है, कल को कोई और प्रोडक्ट पे ले लेगी। हमें जानना है कि व्हाट इज़ ECGC। दूसरी बात, ECGC से क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कैसे ये मार्केट में कंट्रीब्यूट करेगा, और कैसे डेवलपमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा फाइनेंशियली। ठीक है, इंडियाज हैवी डिजिटल फुटप्रिंट मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर दी साइबर क्रूक्स, ये वाला आर्टिकल कल भी हमने पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी को लेके। With a population of over 1.4 billion and rapidly expanding economy, India's digital footprint has made an alluring target for cyber criminals seeking to exploit the vulnerabilities. डेटा ब्रीचेस होते हैं, जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें हैक करने का प्रयास करा जाता है, सॉरी जो आपके सर्वर्स होते हैं। रोहन वाडिया, रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंडिया एंड सार्क साइबर आर्क, said in 24 we expect a sharp uptick in data breaches as the digital landscape
एक्सपैंड। जैसे गवर्नमेंट्स भी हैं वो डिजिटली जा रही हैं हर चीज़ों में लेके, तो ये हमारे जो रोहन जी हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हैकर्स भी अब उन सर्वर्स को या फिर उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। एज ऑर्गेनाइजेशंस माइग्रेट द डेटा एप्लीकेशन एंड वर्कलोड्स टू द क्लाउड, है ना, क्लाउड सर्वर्स पे तो अटैक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब डिजिटल डेटा पे अटैक, अभी हाल ही में ना, आप अगर नेट पर डालना, यूएस में जो हेल्थ सर्वर्स हैं, जो हेल्थ हॉस्पिटल्स के क्लाउड सर्वर्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन पे बहुत हैकिंग अटेम्प्ट करे गए हैं। यूएस में बहुत हैकिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हॉस्पिटल्स में किसी व्यक्ति का पूरा सब चीज़ मेंशन मिल जाती है, घर, पता, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उम्र, सब कुछ, अकाउंट नंबर, इंश्योरेंस नंबर। तो हैकर्स उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो साइबर सिक्योरिटी भी बहुत सारे क्षेत्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साइबर जो क्राइम है इसके आयाम बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल डेटा ब्रीच को रोकने के लिए गवर्नमेंट को अपना साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ कुछ खास नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप पेपर को जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हमारा जो प्रयास रहता है कि जितना कम समय में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमें लगे हम वो आपसे शेयर करें। बाकी मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप पूरा अखबार पढ़िए, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो यू आर टोटली इंडिपेंडेंट टू डू दैट। ओके, बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।